बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सेहत के एक आम मर्ज की तरफ गुफ्तगू करना चाहते हैं। एक तकरीबन हमारे मुआशरे में ये एक मसला हर दूसरे तीसरे इंसान को फील होता है, लेकिन ये कोई मर्ज नहीं है, इसको मर्ज बना दिया जाता है। और अगर ये दायमी हो जाए तो बहुत सारे दूसरे मराइज को जन्म देती है। हम जहाँ पे दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो देते हैं, वहाँ इस छोटे से मामूली मामले को हम इग्नोर करते हैं। और उसका हमारे आज का उन्वान है कब्ज क्या है और आप कब्ज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कब्ज को पहले तो समझना चाहिए। कब्ज का मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ड स्टूल आ जाए, सख्त पकाना है। कब्ज का मसला ये है कि अगर आपको 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन में अगर 3 दिन या 3 दिन से कम आपको रफा हाजत होती है, तो इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये एक कंसेप्ट तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें कब्ज की। दूसरा है कि कब्ज हमारे ज़्यादातर अपने खाने पीने के आदत की वजह से, हमारे अपने एटीट्यूड की वजह से होती है। और मसलन आजकल हमारे जो अक्सर यंग जनरेशन है वो इस मसाइल का शिकार है। और उसकी सूरत हाल ये है कि रात को जागते हैं और दिन को सोते। अच्छा, ऐसा होता है कि हमारा खुराक जब हम खाते हैं, तो खुराक खाते हैं तो वो हमारे मैदे की नाली से गुजरती हुई हमारे मैदे में जाती है। मैदे के बाद इसके बाद हमारे उसका तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन में आती है, 6 मीटर के करीब करीब होती है। उसके अंदर थोड़ा सा ये जल्दी पास होती है, और उसके अंदर जो हमारे विटामिन, हमारे प्रोटीन्स, हमारे शुगर्स, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मिनरल्स, हमारे जो कीमती अज्जा खुराक के होते हैं, वो हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। और उसमें बाकी हिस्सा जो होता है वो फुजला बनने के लिए वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में इसको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। और बड़ी आंत से फिर उसके भी असेंडिंग है कोलन है, फिर इसका ट्रांसवर्स कोलन है, फिर डिसेंडिंग कोलन है, फिर उसका एक आखिरी हिस्सा है जिसको हम सिग्माइड कोलन कहते हैं। मकद से थोड़ा सा ऊपर वाला होता है, वहाँ ये रुकती है और वहाँ पे स्टूल बनता है। उसमें हमारे जो नमकियात और पानी वो अलहदा हो जाता है, और बाकी स्टूल जो है वो पास आउट हो जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल सिफेक्टर होते हैं हमारे मैदे मकद के, वो इसको कंट्रोल करते हैं। ये उसका हिस्सा जो मकद का जो निचला हिस्सा होता है, सिगमेट का हिस्सा होता है, उसका हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। और जैसे ही रफा हाजत की ख्वाहिश होती है, इंसान जाता है और उसके बाद वो सांस को रोकता है, हमारे डायफ्राम को जोर लगाता है, प्रेस होता है, अब्डोमिनल मसल प्रेस होते हैं। ये सारे के सारा दबाव, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा सिगमेट होता है, उस पे होता है, तो वो जो खुल जाते हैं अपने, हमारे स्फिंक्टर जब खुल जाते हैं स्फिंक्टर, तो हमारे रफ़ा हाजत हो जाती है। ये इसको किसी भी मरले को, इन सारे मसले को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्स्टिपेशन होने के, या अगर ज़्यादा हो जाए इसमें एक्टिविटी को, इंटेस्टाइनल मूवमेंट ज़्यादा हो जाए, तो फिर डायरिया हो जाता है। अब समझना ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो लोग खाने पीने के ऊपर तवज्जो नहीं देते, हम अपने खाने पीने के अंदर ज़्यादा गोश्त, रेड मीट इस्तेमाल करते हैं। और रेड मीट जो है वो अपने सैलेड वगैरह को हम निकाल देते हैं। हम फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें, सब्जियां बहुत कम खाते हैं। तो एक तो ये वजह है उसकी, आपके कॉन्स्टिपेशन की। दूसरी वजह है कि पानी कम पीते हैं, सर्दियों में तो और भी कम पीते हैं। ये बहुत अहम होते हैं आपके स्टूल को हार्ड करने के अंदर। फिर इसके बाद हम सारा दिन आजकल दफ्तरों में बैठते हैं, कुर्सियों में बैठते हैं, एसियों में बैठते हैं, लेटे रहते हैं। आजकल तो मोबाइल को लिया, और मोबाइल के जो है ना, वो सारा दिन लेटा रहा, और मोबाइल जो है हमारा चल रहा है। तो हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स, हमारे वो मसल जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, जिससे हमारा ये पकाने का अमल जो है वो लेट हो जाता है। इसके बाद हमारे जो आजकल जहनी दबाव है, वो जहनी दबाव से हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन जहनी दबाव से हम खाना पीने कम कर देते हैं। जब खाना पीना कम कर देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर कुछ अद्वियात हैं जिनके लेने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर ऐसा है कि
ہم جو کھانے کے اوقات ہیں اس کو ہم ریگولر نہیں رکھتے. کبھی دوپہر کو کھا لیا، کبھی رات کو کھا لیا، کبھی رات کے 2 بجے کھا لیا، تو اس طرح کے پھر فاسٹ فوڈ کا زمانہ آ گیا ہے. اس وجہ سے بھی یہ تو آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری نارملی جو ہے ہمیں وہ جو ہوتی ہے اپنے کانسٹیپیشن یا قبض کیوں ہوتی ہے. اب اس کو بچنے کے لیے تو وہی چیزیں جو فیکٹر میں نے بتایا ہے ان سے آپ ڈرو. اپنی خوراک کے اندر فائبر کا استعمال کر لیں. فائبر کچی سبزیوں میں زیادہ ہوتا ہے، پورے ان چھنے آٹے میں ہوتا ہے، ان پالشڈ چاولز میں ہوتا ہے. اس کے اندر ہمارا فائبر زیادہ. فائبر ہماری توانائی تو نہیں دیتا، لیکن ہمارے جو انٹسٹائنس ہیں اور اس کی جو رفج کے اندر رفج کرنے کے رفو جیسے کرتے ہیں، اس کے لیے اس کا بہترین کردار ہوتا ہے. اور اگر یہ ہمارے اسٹول میں ہو تو ہمارے پخانے میں ہو تو اس کو ہارڈ نہیں ہونے دیتا. تو یہ فروٹ وغیرہ کا استعمال، سبزیات کا استعمال یہ ضرور کیا جائے. پانی زیادہ پیے. سردیوں میں بھی کم از کم 5 سے 6 گلاس پئیں آپ پانی. پیاس لگنے کی کہتے ہیں جی مجھے پیاس نہیں ہے، پیاس لگنے کی انتظار نہ کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ورزش کریں جتنا بھی چل سکتا ہے. آپ سیڈنٹری بیٹھا ہوا ورک آپ نہ کر سکتے. واک بہت اہم ہے. کوئی اور ورزش نہ کریں، واک بہت اہم ہے. اس لیے واک کرنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کو کم کریں، پریشانیوں کو کم کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ سے دل لگائیں، 5 وقت کا نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اور اپنی دباؤ ذہنی دباؤ آپ کا کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے کے اوقات ریگولر کریں. آپ کا ناشتہ 9 بجے ہے تو 9 بجے کریں. اس کے بعد اگر لنچ جتنا کرتے ہیں، رات کا کھانا کس کرتے سونے سے 4 گھنٹے پہلے آپ اس کو وہ کر دیں. پھر اس کے بعد آپ رفع حاجت کا وقت کو آئے خواہش آئے تو اس کو ٹائم کو دور نہ چینج نہ کریں. آپ کا ہوا خارج ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے بند کیا تو آپ کا پیٹ آپ پھول جائے گا. اب یہ تو نارملی آپ کا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے، فریش ہے یا اولڈ ہے، تو سیریس معاملہ ہے. اگر پیپ آ رہی ہے تو بھی سیریس معاملہ ہے. اگر اگر پخانا آپ یہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پخانا کہ ابھی حاجت باقی ہے، تو بھی سیریس مسئلہ ہے. اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے، الٹرنیٹ پخانا پتلے آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا سخت ہو جاتا ہے، تو بھی انتہائی اہم ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے.